हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट एजी 404 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं। एसिड सल्फेट सॉइल रिक्लेमेशन एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है, इसका प्रबंध कैसे करेंगे और इसका सुधार कैसे करेंगे, तो इन सभी के बारे में हम लोग को देखना है। इसके पहले हम लोगों ने एसिड सॉइल का देख लिया था। तो आज के वीडियो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं एसिड सल्फेट सॉइल क्या होता है। सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वह प्रकृति में पाए जाने वाली मृदा अवसाद या ऑर्गेनिक रेड्यूस जो जलमग्न अवस्था में होती है उसी को एसिड सल्फेट सॉइल कहा जाता है। प्रकृति में पाई जाने वाली वह मृदा अवसाद या ऑर्गेनिक रेड्यूस जो जलमग्न अवस्था में होती है उसे एसिड सल्फेट सॉइल कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा डिटेल में। प्रचुर मात्रा में सल्फाइड्स युक्त मृदाओं को जब खेती करने के लिए पर्याप्त जल ड्रेन्ड, मतलब दोस्तों निश्चित जल जो होता है निकलने वाला, जैसे आप लोग देखेंगे वॉशिंग मशीन जो होता है उसमें एक ड्रेनेज का ऑप्शन होता है, उस पर करने से क्या होता है, पानी जो होता है बाहर निकल जाता है। तो वही ड्रेन देखिए यहाँ पर निश्चित एवं वातित करते हैं, एरिएटेड करते हैं, तो मृदाओं को अम्ल सल्फेट या कैट क्ले कहते हैं। ठीक, प्रचुर मात्रा में सल्फाइड्स युक्त एवं अन्य मृदाओं को जब खेती करने के लिए पर्याप्त जल निकासित एवं वातित करते हैं तो अत्यधिक अम्लीय हो जाती हैं। ऐसी मृदाओं को अम्ल सल्फेट या कैट क्ले कहते हैं। इनकी अम्लता विकसित होने पर जो मृदा का पीएच होता है वह 4.0 से भी कम हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है एसिड सल्फेट सॉइल। ठीक, अब चलिए देखते हैं। हम लोग को देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ बोला क्या है, मैनेजमेंट पढ़ना है हम लोगों को और इसका रिक्लेमेशन पढ़ना है। तो इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं। सल्फेट मृदाओं की प्रबंध तकनीक अत्यंत अस्थिर और बहुत से विशिष्ट कारकों अर्थात अम्ल बनने का विस्तार, सल्फाइड की मोटाई, निक्षालन या जल निकास की संभावना आदि पर निर्भर करती है। अम्ल सल्फेट मृदाओं की प्रबंध तकनीक अत्यंत अस्थिर होती है और बहुत से विशिष्ट कारक अर्थात अम्ल बनने का विस्तार, सल्फाइड परत की मोटाई, निक्षालन या जल निकास की संभावना आदि पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके सुधार के निम्नलिखित तरीके हैं जो नीचे दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। रिक्लेमेशन ऑफ एसिड सल्फेट सॉइल। तो पहला पॉइंट इसमें है जलमग्न रखना, कीपिंग द एरिया फ्लूडेड, मतलब भूमि को क्या रखना, जलमग्न रखना, क्षेत्र को जलमग्न रखना। तो जलमग्न रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, अम्लीय सल्फेट मृदाओं से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है, सुधार कर सकते हैं। मृदा में जलमग्नता द्वारा अपचाई या कह सकते हैं अवायवी, अपचाई मतलब अवायवी और ऑक्सीकरण मतलब वायवी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो मृदा में जलमग्नता द्वारा अपचयी दशा बनाए रखने से अम्ल का निर्माण बाधित होता है। मृदा में जलमग्नता द्वारा अपचयी दशा बनाए रखने से अम्ल का निर्माण क्या होता है, बाधित होता है, क्योंकि अम्ल निर्माण के लिए ऑक्सीकरण वायवी अवस्था आवश्यक होती है। इस समाधान से क्षेत्र में केवल धान की फसल उगाई जा सकती है, लेकिन दुर्भाग्यवश सूखा पड़ने पर थोड़े समय में ही मृदा अम्लीय हो जाती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या देखा रिक्लेमेशन ऑफ एसिड सल्फेट सॉइल में, कि हमें जलमग्न रखना चाहिए क्षेत्र को। ठीक है, इससे क्या होगा, मृदा में जलमग्न द्वारा अपचयी दशा बनाए रखने से अम्ल का निर्माण बाधित हो जाता है, क्योंकि अम्ल निर्माण के लिए ऑक्सीकरण की आवश्यकता होती है। इस समाधान से क्षेत्र में केवल धान की फसल उगाई जा सकती है, जिसमें दुर्भाग्यवश कभी कभी क्या होता है, बारिश नहीं होती, जिससे मृदा क्या होती है, अम्लीय हो जाती है। आगे चलिए देखते हैं। संभावित अम्ल सल्फेट मृदाओं को जलमग्न करने के लिए जिस जल का उपयोग किया जाता है प्रायः उसमें अम्लता उत्पन्न हो जाती है जो फसलों को हानि पहुंचाती है। तो यही हमारा पहला पॉइंट था, क्षेत्र को जलमग्न रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जल स्तर को बनाए रखना, कंट्रोलिंग वाटर लेवल टेबल। तो यदि सल्फ्यूरिक संस्तर को एक अम्ल रहित परत ढक के रखती है तो सल्फ्यूरिक परत को पानी के अंदर बनाए रखने के लिए जल निकास केवल ऊपरी परत तक ही संभव होता है। यदि सल्फ्यूरिक या सल्फ्यूरिक संस्तर को एक अम्ल रहित परत ढकी रहती है
तो सल्फ्यूरिक परत को पानी के अंदर बनाए रखने के लिए जल निकास केवल ऊपरी परत तक ही संभव होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है चूने का उपयोग एवं निक्षालन। तो चूने के उपयोग द्वारा सभी प्रकार की अम्लीय मृदाओं को सुधारा जाता है। चूना का प्रयोग अम्लीय मृदाओं को सुधार के लिए यूज किया जाता है, ये तो सबको पता होगा। तो चूने का प्रयोग चूने के उपयोग द्वारा सभी प्रकार की अम्लीय मृदाओं को क्या किया जाता है, सुधारा जाता है। अम्लीय मृदाओं के सुधार में 20 वर्ष में लगभग 11 से 45 टन प्रति हेक्टेयर चूने की आवश्यकता होती है, जबकि अम्ल सल्फेट मृदाओं के सुधार के लिए केवल 10 या कम वर्ष में 225 टन प्रति हेक्टेयर चूने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से समझ सकते हैं जो अम्लीय मृदा होती है उसके सुधार के लिए 20 वर्ष में 11 से 45 टन प्रति हेक्टेयर की दर से चूने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब अम्लीय सल्फेट मृदा होती है तो वहां पर 10 साल या उससे कम वर्ष में ही 225 टन प्रति हेक्टेयर चूने की आवश्यकता होती है। तो यह अम्लीय अम्लीय सल्फेट मृदा में अंतर देखिए, और अम्लीय मृदा में अम्लीय रहेगा तो उसके सुधार के लिए 20 वर्ष में सिर्फ 11 से 45 टन लगेगा, और यदि अम्लीय या अम्ल सल्फेट मृदा है तो उससे सुधार के लिए 10 वर्ष या उससे कम में ही 225 टन प्रति हेक्टेयर चूने की आवश्यकता होगी। मतलब जब तक हम लोग अम्लीय का 2 बार यूज करेंगे तब तक इसका एक ही बार में उससे ज़्यादा यूज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।